हेलो डियर। आज का वीडियो नंबर 19 नंबर का है। जीएनएम फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको पता है यह तीसरा सब्जेक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में चूँकि इस सप्ताह में एक आध दिन क्लास मिस हो गया है, इसलिए आज आप इस सैटरडे को तीसरा क्लास देख रहे हैं, वरना यह वेडनेसडे को ही हो गया होता। ठीक है ना। चलिए, आज का हम लोग डेकुबिटस अल्सर, जिसे बेड सोर बोलते हैं, ठीक है ना, इसे प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, डेकुबिटस अल्सर भी बोलते हैं, बेड सोर भी बोलते हैं। सब का मतलब होता है बिस्तरी घाव या दाब बरन। ठीक है, बिस्तरी घाव या दाब बरन इसका जो है नाम होता है। एग्जाम में आपसे पूछता है, यह लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको डिटेल्स में लिखना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ बड़े ही आसान तरीके से। कहता है डेकुबिटस, देख लीजिए, डेकुबिटस अल्सर या बेड सोर वह घाव है जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहने से शरीर के उभरे हुए हिस्से पर लगातार दबाव पड़ने के कारण बनता है। इसे प्रेशर अल्सर भी कहते हैं। देखिए, डेकुबिटस अल्सर या बेड सोर या प्रेशर सोर, दोनों का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अब ये जो चीज़ें होता है ना, ज़्यादातर उन मरीजों को होता है जो बेड ओरिएंटेड होते हैं, जो बेड पर ही कई महीने कई दिनों से पड़े हुए रहते हैं, चल फिर नहीं हो पाता है, ना वो खुद से जो है पोजीशन इधर से उधर कर पाते हैं। तो वैसे मरीजों में ये संभावना ज़्यादा रहता है प्रेशर सोर और जो है बेड सोर होने का। ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी में उभरे हुए हिस्से का मतलब होता है प्रेशर पॉइंट। जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में प्रेशर पॉइंट है, दबाव बिंदु है, जहाँ पे ज़्यादा दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, वहाँ पर यह प्रेशर जो है पड़ने से, दबाव पड़ने से वहाँ पे घाव होता है। ठीक है, जैसे हिप हो गया, ठीक है ना, हिल हो गया, ठीक है, आपका केहूनी हो गया, समझ गए, हेड के बैक साइड हो गया, समझ गए, पीठ के साइड हो गया। तो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वहाँ पे प्रेशर अल्सर घाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर सोर होता है। अगर मैं बात करूँ इसको परिभाषा टेक्निकली भाषा में समझाने का, तो दाब व्रण, देखिए इसका नाम होता है, एक होता है दाब व्रण, ठीक है, दाब व्रण पहला। दूसरा होता है बिस्तरी घाव, इसे हम लोग बिस्तरी घाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्तरी घाव भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका नाम होता है। जो भी मैंने आपको नाम अभी बोला सब इसी को बोलते हैं। परिभाषा: जब किसी रोगी के शरीर के किसी भाग पर लगातार दबाव प्रेशर पड़ता है तो उस भाग में रक्त संचार कम हो जाता है। इस बात को समझिए। प्रेशर सोर कैसे होता है? आप तो ये जान लिए कि प्रेशर पॉइंट से प्रेशर पड़ता है बॉडी के उस पार्ट में जहाँ पर प्रेशर पॉइंट है, ज़्यादा प्रेशर लगता है तो वहाँ पे घाव हो जाता है, उसे बिस्तरी घाव कहते हैं। लेकिन ये घाव होता कैसे है? प्रेशर लगा और घाव हो गया, ऐसा नहीं होता है। यह तब होता है जब कोई मरीज लगातार एक ही स्थिति में लेटे रहता है, एक ही पोजीशन में रहता है, ठीक है, और एक ही स्थिति में होने से जो है जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है, दबाव बिंदु है, वहाँ पे दबाव लगता है लगातार। चूँकि एक ही पोजीशन में है, मान गए अगर कोई पीठ के बल लेटा है तो उसका कुल्हा हमेशा जो है उसी साइड रहेगा, सिर उसका हमेशा उसी साइड रहेगा, दोनों जो शोल्डर है नीचे वाला वो भी उसी साइड रहेगा, नीचे जो हिल है पैर वाला, पैर के हिल के जो बैक साइड है वो भी आपका उसी साइड रहेगा। तो ये सारा प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे दबाव डायरेक्टली लगता है। अब चूंकि यह लंबे समय से एक ही स्थिति में है तो उन सारे दबाव बिंदु पर जो लंबे समय से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर पड़ने से वहाँ पे होता यह है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप अपने हाथ की उंगली को दबा के थोड़ा देर रखिए, ठीक है, और जहाँ दबाइएगा वहाँ पे वाइट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ से ब्लड आपका अलग हो जाता है, दबाव पड़ने से इधर उधर हो जाता है और वहाँ पे कुछ नहीं बचता है। तो जब वहाँ पे दबाव पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो वहाँ के त्वचा और टिश्यू नष्ट होने लगते हैं।
ठीक है, क्योंकि ब्लड नहीं वहाँ पे रहेगा तो ब्लड नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन हमारे सेल में कहीं भी नहीं मिलेगा बॉडी के सेल को तो वहाँ का वो सेल नष्ट होने लगेगा। ठीक है, और इसी स्थिति को डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर सोर या बेड सोर जो भी कहिए उस स्थिति को कहते हैं। बात समझ गए? सीधा मतलब है अगर कोई मरीज लंबे समय से एक स्थिति में है और उस एक स्थिति में होने से जितने भी दबाव बिंदु है उस पर दबाव पड़ता है, और यह दबाव लगातार होने से वहाँ का रक्त संचार कम हो जाता है। रक्त संचार कम होने से वहाँ का त्वचा और ऊतक जो होता है नष्ट होने लगता है, और इस स्थिति को डेकुबिटस अल्सर बोलते हैं। ओके, अब आ गया यहाँ पे समान स्थान जिसे कॉमन साइट बोलते हैं। समझ गए बात को? कॉमन साइट। अब कॉमन साइट कहने का मतलब होता है कि यह घाव कहाँ कहाँ पे होता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे होगा। ठीक है ना? अब देखिए कहाँ कहाँ पे, जहाँ हड्डी उभरी हुई होती है और त्वचा पतली होती है वहाँ अधिक खतरा होता है। ठीक है, कैसे देख लीजिए। जैसे एरी, हिल वाला पार्ट है, उभरा हुआ है पीछे की तरफ, तो उस पर अगर मान के लगातार दबाव बना हुआ है तो, और वो इधर उधर हिल डोल नहीं रहा है, एक ही स्थिति में रह रहा है, तो वहाँ भी प्रेशर पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगा और फिर धीरे धीरे वहाँ का स्किन त्वचा ऊतक डेड होगा और घाव हो जाएगा। कूल्हे का भाग सैक्रम, जो कूल्हे हिप वाला जो होता है, ठीक है ना, जो सैक्रम वाला भाग है, दोनों कूल्हा जो है वो भी आपका उभरा हुआ है, वहाँ भी प्रेशर लगता है डायरेक्टली और वहाँ भी ये घाव हो सकता है। शोल्डर, कंधा, अगर आप पीठ के बल लेटे हैं तो कंधा भी आपका, कंधा पर भी प्रेशर पड़ता है। ठीक है ना, जो आपका दोनों साइड में जो आपका पीछे वाला जो प्लेट जैसा दोनों जो बोन होता है, ये बोन जो होता है दोनों साइड पीछे वाला, इस पर आपको दबाव पड़ेगा, उस पर घाव होगा। शोल्डर, एल्बो, केहूनी भी जो है आपका उभरा हुआ रहता है, केहूनी पर भी दबाव लगता है, तो ये भी आपका प्रेशर पॉइंट होता है। आगे है ऑसिपिट, सिर का पिछला भाग, जो ऑसिपिट होता है जो डायरेक्ट बेड से आपका संपर्क होता है, हमारा हेड का भाग पिछला वाला, तो उसमें भी प्रेशर पड़ेगा लगातार। अगर कोई चित सूता है पीठ के बल तो उसका पीछे वाला भाग सिर का प्रेशर पड़ेगा उस पर लगातार, तो उससे भी घाव होता है। आगे है घुटना, नी, तो ये जो घुटना है, नी है, इसमें भी जो है आपका प्रेशर लगता है। बात समझ गए? टखना, एंकल, इसमें भी प्रेशर लगता है। तो ये सारे प्रेशर वाला पॉइंट है जहाँ पे अत्यधिक प्रेशर लगने से घाव होता है। ओके, अब यहाँ पे आता है कारण। समान इस जगह समझ गए कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है। अब आता है कारण। भाई ये जो अपन जो ये घाव है, बिस्तरी घाव जो होगा किन किन कारणों से होगा? देखिए, बिस्तरी घाव होने का सबसे प्रमुख कारण होता है लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना, यानी एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहना। लंबे समय कहने का मतलब है 4 घंटा, 5 घंटा या 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, ऐसे लंबे समय तक अगर एक ही पोजीशन में है तो ये घाव होने की संभावना होती है। दूसरा होता है पैरालिसिस, लकवा लगना। लकवा लगने से भी जो है ब्लड सर्कुलेशन कमता है और वहाँ पे जो है दबाव बढ़ने से भी जो है वहाँ पे घाव होता है। वृद्धावस्था, एक कारण ये भी होता है ओल्ड एज। जितना ज़्यादा एज होता है व्यक्ति मूवमेंट करना कम कर देता है और जहाँ भी रहता है एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक व्यक्ति लेटा है, बैठा है, तो इससे घाव होता है। स्किन जो है क्या होता है, ओल्ड हो जाता है, जिससे आसानी से जो है घाव हो जाता है। ठीक है। कुपोषण, माल न्यूट्रिशनल इसलिए लिखा है क्योंकि मान गए अगर घाव थोड़ा बहुत अगर हुआ और नहीं दिखाए और कमजोरी है, व्यक्ति को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो यह घाव जल्दी नहीं छूट पाता है, बिस्तरी घाव। गीली या गंदी त्वचा मतलब नमी, ये कह सकते हैं नमी मान गए मरीज जहाँ पे लेटा हुआ है उसका हाथ पैर को देखभाल आप नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर उसका भीगा भीगा रह रहा है, पीछे के बैक साइड भीगा भीगा रह रहा है, तो इससे क्या होता है कि उसको जो है नमी से घिसरन लगता है। ठीक है ना, बेड पर घसरन लगता है और उससे घाव हो जाता है, जिससे बिस्तरी घाव कहते हैं। रक्त संचार में कमी, ब्लड सर्कुलेशन में कमी, ब्लड फ्लो में कमी होने से भी जो है आपका यह घाव होता है। मधुमेह, डायबिटीज वाले रोगियों में ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि एक बार घाव पकड़ लेगा तो जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो ये सब रीजन होता है, समझ गए? तो इन सब रीजनों को आप लोग लिख दीजिएगा। ओके।
आगे है जोखिम कारक रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो देखिए रिस्क फैक्टर क्या होता है, बिस्तरी घाव होने का जो रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है। तो बिस्तरी घाव होने का रिस्क फैक्टर बेहोशी की स्थिति में अगर मरीज अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो लगातार वो एक ही स्थिति में रहेगा तो उसको घाव होने का संभावना ज़्यादा रहता है। स्पाइनल इंजरी, जो मरीज स्पाइन के इंजरी वाला होता है उसमें भी क्या होता है कि आप उसको जो है स्पाइन जिस साइड है उस साइड लेटा नहीं सकते हैं, तो उसको एक ही साइड आपको लिटाना पड़ेगा, तो उसमें भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अत्यधिक दुबलापन या मोटापन, अब जो व्यक्ति अत्यधिक दुबला या अत्यधिक मोटा होता है उसमें यह बिस्तरी घाव होने की संभावना भी ज़्यादा होता है। पेशाब मल या नियंत्रण न होना, जो यूरिन है, जो मल है, उस पर नियंत्रण नहीं है, मरीज बेड पर लेटा हुआ है बहुत दिनों से, ऊपर से उसके मल और यूरिन पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, वह बेड पर ही कर देगा अपने, उसे पता नहीं चलेगा और वह भिगा देगा पूरे बेड को। तो क्या होगा, उससे नमी आएगा और नमी से घर्षण पकड़ेगा और उससे वहाँ पे के चमड़ा निकल जाएगा, घाव हो जाएगा। तो ये भी होता है जोखिम कारक। कम प्रोटीन वाला आहार लेना, जो मरीज कमज़ोर है, बिस्तर पर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसे अच्छे प्रोटीन वाला आहार दे ताकि उसका स्वस्थ और तंदुरुस्ती बना रहे। जो ये अल्सर होता है यह अलग अलग मेनली यह 3 स्टेज में होता है या 3 प्रकार, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है थर्ड होता है टर्शियरी। जो यह सबसे गंभीर होता है, यह मिड लेवल का होता है और ये स्टार्टिंग का होता है। बात समझ गए। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो अगर डायरेक्ट आप स्टेजेज में लिखते हैं तो चलिए एक एक स्टेज करके समझा देते हैं। देखिए पहला है घाव का, पहला बिस्तरी घाव का स्टेज 1 है। पहला स्टेज में होता यह है कि जो त्वचा होता है साबुत रहती है, इंटेक्ट रहती है, मतलब इसमें जो त्वचा होता है, अभी चूँकि स्टेज 1 होता है तो इसमें त्वचा में कोई घाव नहीं होता है, त्वचा एकदम आपका नॉर्मल तरह रहता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस दिखाई देगा त्वचा पर, दबाने पर लाल रंग सफ़ेद नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन ब्लेंचिंग यानी दबाने पर जो लाल रंग है ये रेडनेस वाला वह सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल आप देखिएगा दाब कर तो वहाँ पे सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन जब घाव के असर शुरू हो जाता है तो आप कितना भी दबा दीजिएगा वह लाल सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि वह लाल स्किन के ऊपर हो चुका है। त्वचा गर्म, सख्त और दर्द युक्त हो सकती है। तो स्टेज 1 में जो बेड सोर होता है वह बहुत ज़्यादा परेशान देने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। बस आप ऊपर से देख सकते हैं कि हल्का फल्का लालिमा, समझ गए, और वहाँ पे गर्माहट थोड़ा सा और थोड़ा सा सख्त या रुखरा टाइप से देखने को वहाँ का त्वचा मिल सकता है, समझ गए। बाकी वहाँ पे लाल दिखाई देगा, त्वचा एकदम आपका सख्त इंटैक्ट रहता है, जुड़ी हुई रहती है, त्वचा में कोई घाव नहीं होता है, समझ गए। केवल त्वचा की ऊपरी सतह प्रभावित होता है, कोई खुला घाव नहीं होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेज में। लेकिन जब आप सेकेंड स्टेज में चलते हैं तो सेकेंड स्टेज में त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस प्लस डर्मिस का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। देखिए सेकेंड जो स्टेज होता है वह पार्शियली थिकनेस स्किन लॉस होता है, यानी त्वचा के ऊपरी परत जो एपिडर्मिस और प्लस में डर्मिस है, डर्मिस का कुछ भाग नष्ट होता है, यानी ऊपरी त्वचा तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, समझ गए, सेकेंड स्टेज में। प्लस यह सेकेंड स्टेज में जो घाव होता है वह निचली में भी चला जाता है, समझ गए ना। सतही सैलो खुला घाव एकदम दिखेगा, खुल जाएगा मुंह उसका, गुलाबी लाल रंग का घाव होगा, कभी कभी साफ पानी भरा छाला ब्लिस्टर उस पर बन सकता है। तो सेकेंड स्टेज में घाव बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाता है, समझ लीजिए, ऊपरी स्किन क्षतिग्रस्त हो जाता है। और यह घाव चूँकि स्टार्टिंग में स्टेज का होता है, सेकेंड स्टेज का, इसलिए घाव लाल वाला घाव होता है, लालिमा वाला घाव होता है, ठीक है। अभी भी गहरा घाव नहीं है, बस ऊपर के स्किन डैमेज होता है, अंदरूनी घाव मांस में पूरा नहीं होता है, तो इसीलिए सेकेंड स्टेज में इसे नॉर्मल घाव की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, अब मैं बात करूँ तीसरा स्टेज जहाँ पे फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है। अब यहाँ पे जो स्किन आपका फुल त्वचा पूरी मोटाई फुल थिकनेस नष्ट हो जाता है, घाव गहरा होता है,
चर्बी सबक्यूटेनियस फर्स्ट दिखाई देती है, लेकिन हड्डी मांसपेशी या टेंडन दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पीला ऊतक हो सकता है। तो स्टेज थर्ड जो है ये इसमें घाव तो गहरा होता है, लेकिन इतना घाव गहरा नहीं होता है कि आपके अंदर का स्किन दिखे या अंदर का टेंडन, सॉरी स्किन नहीं, हड्डी दिखे। ठीक है ना। तो तीसरा स्टेज तो घाव गंभीर होता है, फुल थिकनेस यानी पूरा मोटा अंदर तक घाव होता है, समझ गए। लेकिन अंदर के अभी भी जो एक घाव ऐसा होता है जो बिल्कुल हड्डी दिखने लगता है, इतना आपका त्वचा वहाँ का सड़ गया रहता है, गल गया रहता है। ठीक है। तो स्टेज थर्ड में ही आपका स्किन गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, घाव का कलर अलग ब्लैक होने लगता है, समझ गए, भूरा होने लगता है। और आपका यह तीसरा भी गंभीर रूप से मोटाई वाला घाव होता है, अंदरूनी घाव होता है। लेकिन यहाँ पे अभी आपका हड्डी पूर्ण रूप से नहीं दिख पाता है, इसलिए यह थर्ड स्टेज का होता है। अब यहाँ पे जो चौथा स्टेज है, चौथा स्टेज में घाव बहुत ही बड़ा और गंभीर होता है। यहाँ पे मांसपेशी, हड्डी, टेंडन, जोड़ दिखाई दे सकते हैं। अगर जो जॉइंट पर घाव है तो यहाँ पे जॉइंट दिखेगा। नॉर्मल हड्डी के ऊपर मांस में घाव है तो अब चौथा स्टेज का घाव होगा तो हड्डी भी दिखेगा, मांसपेशी भी दिखेगा, यानी अंदरूनी सारा चीज़ दिखने लगेगा। फोर्थ स्टेज में यह घाव बहुत ही बदबूदार हो जाता है, सड़ जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे स्किन जो है वहाँ पे सेंसेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है फोर्थ स्टेज का होता है और ख़तरा बहुत ज़्यादा गंभीर होता है इन्फेक्शन का। तो ये चौथा, समझ गए, स्टेजेस समझ गए। पहला स्टेज जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बस स्किन में इरिटेशन, लाल, समझ गए, सख्त और गर्माहट महसूस वहाँ पे हो सकता है, बस यही होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज वाला जो है, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, तो सेकेंड स्टेज में घाव स्किन को डैमेज कर देता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज में अभी स्किन डैमेज नहीं था, सिर्फ लालिमा दिखा था, अब वहाँ पे ऊपर का स्किन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा, घाव ऊपर से स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात चली जाएगी दूसरा से। अब ये फिर भी सेकेंड स्टेज में घाव अभी लाल ही रहता है, ललीमा वाला ही रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग है। अभी छाला टाइप से हो सकता है, उस पर पानी के फफोले पड़ जाए, ये भी हो सकता है, फूट जाएगा। तो अभी ये त्वचा की घाव है, ऊपर की घाव है। थर्ड स्टेज में जाने का मतलब है कि घाव त्वचा सहित अंदर के जो फैटी टिश्यू है, मांस है, उसमें भी पहुंच चुका है घाव। ठीक है, जो घाव अभी तक स्किन डैमेज के साथ ऊपर था, वो घाव अंदरूनी चला गया है, आपको मांस तक प्रभावित कर चुका है। ठीक है। चौथा स्टेज जो होता है, अब घाव मांस तो थर्ड स्टेज में ही हो चुका है, कवर कर चुका है। अब घाव पूर्ण रूप से हड्डी तक पहुंच चुका है। ठीक है, जहाँ पे हड्डी भी दिख रहा है, मांसपेशी के पास होगा तो मांसपेशी भी दिखेगा, टेंडन भी दिखेगा, समझ गए। और इसके साथ साथ घाव काफ़ी गंभीर रूप ले लेता है, काफ़ी इन्फेक्शन का खतरा होता है, घाव काला पड़ जाता है, वहाँ के त्वचा पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है, घाव बदबूदार हो जाता है, और ये सब जो है चौथा स्टेज में हो जाता है। ओके। अब अगर किसी को बिस्तरी घाव होता है तो भाई कारण देख लिए, लक्षण क्या होगा। लक्षण के लिए त्वचा लाल होगा वहाँ पे, समझ गए, जो कि पढ़ा चुके हैं। सूजन हो जाएगा, घाव वाला जगह पर दर्द होगा, छाला बनेगा। ठीक है, दर्द, दुर्गंध युक्त स्राव होगा, डिस्चार्ज होगा, ऐसा घाव से निकलेगा जो काफ़ी बदबू देगा। ठीक है ना। तो ऐसे तमाम, साथ में फीवर लग सकता है मरीज को, दर्द होने पर बुखार हो ही जाता है, समझ गया, वो भी घाव है। तो ये सारा चीज़ हो सकता है, मरीज को काफ़ी दर्द हो सकता है, सूजन, छाला, तो सारा चीज़ जो है लक्षण में जो भी घाव का होता है आप लिख दीजिएगा। जटिलता की बात करें, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं बेड सोर का, तो जटिलता में कॉम्प्लिकेशन होगा इसका, समझ गए ना। कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन भारी हो सकता है, गंभीर इन्फेक्शन सेप्सिस हो सकता है, गैंग्रीन यानी वह अंग नष्ट हो सकता है, घाव के कारण कटना पड़े। ठीक है, हड्डी का संक्रमण, ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है। अगर घाव का असर हड्डी तक चला गया है तो आपको हड्डी का इन्फ्लामेशन कर सकता है, जो हड्डी को भी आपको दिक्कत दे देगा। तो ये सारे जटिलताएं हो सकता है। अब बिस्तरी घाव का आप मैनेजमेंट करेंगे, चूँकि कारण भी देख लिए, कहाँ कहाँ बिस्तरी घाव होता है, प्रेशर पॉइंट भी देख लिए, ठीक है ना, लक्षण भी देख लिए, सारा कुछ देख लिए, स्टेज भी देख लिए घाव का। अब हम लोग इसका उपचार मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में पहला उपाय होता है दबाव करना। जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे आप स्पॉन्जी कॉटन लगा दें,
पिलो लगा दे, ठीक है ना, ताकि प्रेशर वहाँ पे कम लगे और घाव का संभावना कम हो, ठीक है ना। तो हर 2 घंटे में रोगी का स्थिति बदले। अगर आप चाहते हैं हम उपचार कर पाएँ तो सबसे पहले प्रेशर को कम करें, जहाँ जहाँ प्रेशर लग रहा है तो उसके लिए हर 2 घंटे में पोजीशन बदलें, एयर मैट्रेस बिछा दें, वाटर मैट्रेस का उपयोग करें। ये मैट्रेस होने से होता ये है कि मरीज को बॉडी में प्रेशर कम लगता है, ठीक है ना, जहाँ भी प्रेशर लगने वाला हो। दूसरा पॉइंट है घाव की देखभाल। घाव की देखभाल करने का मतलब है साफ़ और सूखा रखना घाव, ठीक है, डॉक्टर के अनुसार ड्रेसिंग करना, समझ गए, एंटीसेप्टिक का उपयोग करना। तो कुल मिला के घाव की देखभाल में होता यह है, अगर मरीज को घाव हो चुका है तो उसका मैनेजमेंट आप करेंगे, साफ़ और सूखा रखें घाव को। फर्स्ट पॉइंट होता है घाव को एकदम साफ़ और सूखा रखें, डॉक्टर के अनुसार ड्रेसिंग करें, एंटीसेप्टिक का उपयोग करें, बात समझ गए, जैसे बीटाडीन, सेवलॉन जो भी है वो उसका उपयोग। आगे है यहाँ पे पोषण। पोषण की बात करेगा तो प्रोटीन युक्त आहार दे, बात समझ गए ना, प्रोटीन युक्त आहार दे, विटामिन सी और जिंक दे, ये सब पोषण होता है ताकि मरीज को मजबूती प्रदान हो सके। दवाइयाँ की बात करें तो संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक देंगे, दर्द निवारक दवाइयाँ देंगे, मरीज को फीवर है तो फीवर की दवाइयाँ देंगे। तो ये सारे जो है हम लोग दवाइयाँ से ट्रीट करते हैं। और हर एक चीज़ में नर्स का अपना रोल है, तो नर्स का रोल यही होगा बिस्तरी घाव से बचाने के लिए हर 2 घंटे में पोजीशन बदले, त्वचा की रोज़ जांच करें, त्वचा को और बिस्तर को साफ़ और सूखा रखें, ठीक है, पोषण पर आप ध्यान दें, रोगी को व्यायाम कराएं, जितना संभव हो सके पोजीशन बदले, व्यायाम करवाएं ताकि ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे, हड्डी वाले हिस्सों पर तकिया लगाएं, जहां भी प्रेशर पॉइंट है वहां पे कॉटन तकिया जो भी हो लगा दे, बैक केयर प्रदान करें, एयर मैट्रेस का इस्तेमाल करें या वाटर मैट्रेस का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, मरीज को साफ़ सुथरा रखें, इन्फेक्शन से बचाएं। तो सारे चीज़ जो है हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप लिख सकते हैं, ये स्किल के ऊपर है कि आपके माइंड में कितना नर्सिंग केयर किसी भी चीज़ के बारे में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है।